और चलिए फ्लैश फास्ट की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है। उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इनकार नहीं कर रहा, कुछ होगा तो आगे आपको बताऊंगा। बेटे नकुलनाथ के साथ कमलनाथ ने दिल्ली में डेरा जमाए रखा है। दिल्ली पहुंचने के बाद कमलनाथ ने कहा है मैं किसी भी बात से इनकार नहीं कर रहा, कुछ होगा तो बताऊंगा। कमलनाथ का ये कहना सियासी गलियारों में हलचल मचाने के लिए काफी है। हालांकि बार बार कांग्रेसी नेता ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जो है वो कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन देखिए यही सियासत है, कुछ भी हो सकता है। कमलनाथ के दिल्ली पहुंचने के साथ ही ये हलचल तेज हो चुकी है कि कमलनाथ अब बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कमलनाथ कह रहे हैं कि कुछ भी होगा तो मैं बताऊंगा। कोई कहूँगा आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर क्या करूंगा। 19 तारीख को आप बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं सर? और देखिए कमलनाथ जो है उन्होंने तो अभी फिलहाल सस्पेंस बरकरार रखा है, लेकिन कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें तेज होती जा रही हैं। उनके करीबी और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो जो है वो हटा दिया है। हालांकि जब उनसे पूछा गया, मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इशारों में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर ही बड़ा हमला जरूर कर दिया। देखिए, राजनीति के अंदर तीन चीजें काम करती हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। जब इन पे कहीं चोट पड़ती है तो मनुष्य अपने जीवन के निर्णय को बदलता है। और राजनीति का जो घटनाक्रम भारतवर्ष में जिस तेजी के साथ बदल रहा है, एक इतना शीर्ष राजनेता जिसने जीवन के 45 वर्ष में कांग्रेस के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे तीनों सूत्र काम करते हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। तो अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों, अभी अटकलें मात्र हैं। और देखिए, कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की तमाम अटकलों के बीच कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को भी मीडिया के सामने आना पड़ा और सफाई देनी पड़ी। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए किस तरीके रिएक्शंस जो है वो सामने आ रहे हैं। तमाम जो नेता हैं वो आकर अपनी बात मीडिया के सामने रख रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ने चुप्पी साध रखी है। कमलनाथ जी सिंधिया जी जैसे नहीं, कमलनाथ जी आइडियोलॉजी से कांग्रेसी है और पद प्रतिष्ठा के लिए कभी भी वो अपना मत नहीं बदलते हैं। जिंदगी में सब पद मिले हैं उनको। मैं मानता हूं कि ये सोचना भी कि वो जा सकते हैं, मैं इसको भी सही नहीं मानता। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। Can't say on Kamalnath, but some leaders looking for a greener posture, they are leaving the Congress party. That doesn't make any change. Leaders like Kamalnath and many seniors. Well, they are most of the greedy leaders. Greed of the power, after power, they are leaving the party. देखिए कमलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं ये तो भविष्य की बात है, लेकिन रिएक्शंस जो सामने आ रहे हैं, कांग्रेस नेता कहीं ना कहीं ये कहते नजर आ रहे हैं कि कमलनाथ कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो बीजेपी हमलावर है, बीजेपी जो है वो निशाना साध रही है। तो एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़ा बयान दिया। कमलनाथ का बिना नाम लिए बोले कि अगर उनके मन में पीड़ा है, अगर
अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। राष्ट्र निर्माण के लिए सभी के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है, भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में ये पीड़ा है तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। और हमारे साथ सीधे कमलनाथ के दिल्ली के आवास के बाहर से भावना किशोर इस वक्त जुड़ी हुई है। भावना, एक तरफ बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है और दूसरी तरफ कमलनाथ दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। क्या आज कोई बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई सामने आ सकती है और साथ ही वहां पर क्या हलचल? आप कमलनाथ के आवास के बाहर मौजूद हैं। बिल्कुल श्वेता, इस वक्त हम आपको बता दें कि चाणक्यपुरी में जो उनका घर है कमलनाथ का, वहां पर मौजूद है। लेकिन देखिए, सोर्सेज जो बता रहे हैं कि हो सकता है कि आज शाम तक कमलनाथ और उनके जो बेटे हैं नकुलनाथ, वो बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपको तस्वीर दिखा देते हैं। फिलहाल उनके घर के बाहर की जो तस्वीर है, यहां पर तो सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन हलचल बहुत ज्यादा तेज नजर आ रही है। देखिए, कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं। कल जिस तरह से कमलनाथ से जब मीडिया कर्मियों ने पूछताछ की थी, पूछा था उनसे कि क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने इनकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि आप एक्साइट मत होइए, समय आने पर बताऊंगा। अब देखिए, जवाब तो नहीं दिया, ना इनकार किया, लेकिन देखने वाली बात होगी जिस तरह से सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आज वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही जिस तरह से लंबे वक्त से ये अटकलें लगाई जा रही थी श्वेता, जब मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव कांग्रेस हारी थी, उसके बाद उन्हें हटाकर एक युवा चेहरा जीतू पटवारी को कमान सौंपी गई थी मध्य प्रदेश की। उसके बाद से अटकलें काफी ज्यादा तेज थी कि हो सकता है कि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी छोड़ दे। और दूसरी ये भी बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से राज्यसभा सीट उनको नहीं दी गई, इससे भी काफी ज्यादा नाराज कमलनाथ चल रहे थे। तो हो सकता है कि आज शाम तक ये खबर सामने आ जाए कि कमलनाथ ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। फिलहाल अगर आप बात करें कि इस वक्त घर के बाहर आप देखिए सन्नाटा है, इस वक्त मीडिया कर्मी बहुत ज्यादा मौजूद नहीं है। लेकिन कल जिस तरह से कमलनाथ से ये जब सवाल पूछा गया कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन कहा कि समय आने पे बताऊंगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो कांग्रेस जो नेता है दिग्विजय सिंह, उनका भी कहना है कि बहुत लंबे वक्त से कमलनाथ बीजेपी से जुड़े हुए, इंदिरा गांधी के वक्त से, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज कांग्रेस के खेमे में किस तरह की जो तस्वीर है वो निकल के सामने आती है। लेकिन फिलहाल अटकलें काफी ज्यादा तेज है कि आज शाम तक कमलनाथ और उनके बेटे जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जी, जाहिर तौर पर क्योंकि उनकी नेम प्लेट पर अभी कांग्रेस का चिन्ह बना हुआ है और जाहिर तौर पर अगर वो कांग्रेस छोड़ते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, तो ये चिन्ह भी बदला हुआ अगली बार जब आप वहां जाएंगी तो नजर आ सकता है। बिल्कुल श्वेता, जब विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, तो आपने देखा था कि किस तरह की तस्वीरें जो है वो निकल के आई थी। बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी, जिसके बाद बताया जा रहा था कि राहुल गांधी भी कमलनाथ से काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। और आपने देखा कि उसके तुरंत बाद किस तरह से पार्टी जो कांग्रेस यूनिट है वहां से कमलनाथ को हटा के युवा चेहरे जीतू पटवारी को कमान सौंपी जाती है। राज्यसभा सीट नहीं दी गई कमलनाथ को, इससे भी वो काफी असंतुष्ट चल रहे थे, जिसके बाद ये अटकलें काफी ज्यादा तेज थी। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो छिंदवाड़ा उनका गढ़ है और 9 बार से सांसद रहे हैं कमलनाथ। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो एक वरिष्ठ नेता है और इसके नाते राज्यसभा सीट की अगर बात करें तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद ये अटकलें काफी तेज चल रही थी मध्य प्रदेश में कि हो सकता है कि जल्द ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी शामिल हो जाए। और जिस तरह से कल जब दोपहर वो अपने घर पहुंचे हैं तो काफी ज्यादा लोगों ने उनसे बात करने की, देखिए, नाराजगी तो कमलनाथ की है और राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स भी देखने को मिलता है। तो हो सकता है कमलनाथ प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ खेल रहे, या हो सकता है आने वाले दिनों में वो जो निशान आपको इस वक्त कांग्रेस का नजर आ रहा है उनके आवास के पास, वहां पे कमल का निशान देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया भावना, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, संदेश खाली की बात करते हैं। संदेश खाली हिंसा मामले में देखिए टीएमसी के नेता की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है शिबू हाजरा की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी मास्टरमाइंड जो है वो फरार चल रहा है। तो शिबू हाजरा को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेप का केस दर्ज होने के बाद एक्शन लिया गया है। हिंसा के मास्टरमाइंड शाहजहां का करीबी है हाजरा, ये भी जानकारी
है, टीएमसी नेता है शिबू हाजरा, और जिस तरह से संदेश खाली की महिलाओं ने उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उसके बाद ये बड़ा एक्शन बंगाल पुलिस ने लिया है। तो पहली बार ममता सरकार का एक्शन देखने को मिला इस पूरे मामले को लेकर के, महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में। और आपको बता दें कि शिबू हाजरा को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेप का केस दर्ज होने के बाद एक्शन ये लिया गया। हिंसा के मास्टरमाइंड शाहजहां का करीबी हाजरा बताया जा रहा है। हालांकि शाहजहां शेख अभी भी गिरफ्त से बाहर है, फरार चल रहा है। तो बड़ी खबर, संदेश खाली में कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था टीएमसी के नेताओं के ऊपर। शाहजहां शेख, आपको याद होगा ईडी की टीम पर जिस तरह से अटैक करवाया गया था, जब ईडी की टीम वहां पर छापेमारी करने गई थी, उसके बाद से ही शाहजहां शेख फरार है, पकड़ से बाहर है। और इसके अलावा शाहजहां शेख का करीबी शिबू हाजरा पर आरोप यह है कि कई इलाके की महिलाओं को जबरन बंधक बनाकर उनके साथ यौन उत्पीड़न करता था। और ऐसे में यौन उत्पीड़न के तमाम आरोपों के बाद अब शिबू हाजरा को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रेप का केस दर्ज किया गया है और उसके बाद एक्शन ताबड़तोड़ इस वक्त जारी है। तो पहली बार पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया। हालांकि कई टीमें बीजेपी की वहां गई और इस पूरे मामले को जबरदस्त तरीके से उठाया गया था। विपक्ष की किसी भी टीम को वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन देखिए किस तरीके से संदेश खाली हिंसा मामले पर सियासत हो रही है। पल पल की अपडेट, किस तरीके से संदेश खाली में परिस्थितियां बदल रही हैं। शिबू हाजरा की गिरफ्तारी हो चुकी है और नया अपडेट क्या है दिखाते हैं आपको हमारे सहयोगी अभिषेक राज की इस रिपोर्ट में। संदेश खाली से कुछ ही दूर पे हम अभी मौजूद हैं। धामाखाली ये जगह है और संदेश खाली जाने के लिए यही धामाखाली से हमें एक फेरी लेनी होगी, एक बोट लेनी होगी और उसके बाद नदी के रास्ते हम पार करते हुए संदेश खाली पहुंचेंगे। देखिए पीछे आपको नाव नजर आएगी और अब से कुछ ही देर में हम इसी नाव से जो है कोशिश करेंगे कि एक बार संदेश खाली जाएं। और एक ही रास्ता है क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो रोड पीछे ब्लॉक हो जाता है और आगे के बाद जो है किसी तरीके से आप बाई रोड नहीं जा सकते वहां पे। तो यहाँ से पूरा रास्ता देखिए, यहाँ से ब्लॉक हो चुका है और यहीं से आपको फेरी लेना पड़ेगा और इसी फेरी की सहायता से फिर आप संदेश खाली पहुंचेंगे। फेरी पे हम बैठ चुके हैं और अब हम धामाखाली से जो संदेश खाली है उस रास्ते पे हैं। देखिए पीछे से हम बैठे थे वहां से और अब बीच रास्ते में हम पहुंच गए हैं और यहाँ से थोड़ी ही दूर पे जो संदेश खाली है वो जगह जहां पर महिलाओं ने आरोप लगाए थे कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीजें हुई थी। संदेश खाली के बारे में आपने सुना होगा, कई दिनों से चर्चा में संदेश खाली है। लेकिन संदेश खाली के अंदर जो हालात हैं, ये हालात कैसे बने, कब बने, क्या जुल्म संदेश खाली के लोगों पे हुए, ये शायद बहुत कम लोगों को पता है। क्या माहौल है यहाँ का, जरा बताइए। बहुत खराब माहौल है यहाँ का। ये तीनों मिलके यहाँ पे पूरा शोषण शासन सब कुछ कर रहे हैं। कौन है ये तीनों? शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार, ये तीनों मिलके। इनके खिलाफ कुछ बोलने जाओ, पुलिस तो करते ही नहीं कुछ भी, बोलते उल्टा उनके पास जाओ। उनके पास जब जाएंगे तो पार्टी ऑफिस लेके मारधर करते हैं। अब जब तक आप लोग हैं कुछ नहीं बोल रहे, अब लोग जब भी चला जाओगे फिर वो लोग मारना शुरू कर देगा, इसलिए हम अपना फेस नहीं दिखा पा रहे। तो कितना डर और दहशत है, क्या करते हैं ये लोग यहाँ पे? क्या नहीं करते हैं लोग, इनकी बस चला तो ये बेच देगा संदेश खाली, ऐसा है इन लोग। डर दहशत देखिए, इनकी शरीर कांप रही है, सिहरन हो रहा है। अब जरा देखिए हरिंदर जी, फोटो में दिखाइए जरा, ये वीडियो दिखाइए जरा, किस तरीके से कांप रहे हैं ये बात करते हुए। ये डर है, ये दहशत है। महिलाओं के साथ भी बोला जा रहा है कि कुछ अत्याचार होता है। हाँ, जिनके घर में अच्छा महिला वो देख के जाएगा, बोलेगा आओ कुछ मीटिंग है, रात को मीटिंग होता है इनका, उठा के ले जाएगा। अब वो तो अंदर ही करते हैं कुछ भी, जबरदस्ती। वो तो हम लोगों को बोलने भी शर्म आ रहे, क्या बोले, उनके खिलाफ बोलने तो मारेगा। पुलिस प्रशासन यहाँ पे आई है तो मदद कर रही है आप लोगों की? मदद क्या कैसे करेगा, नहीं करते है ना। रात को आते हैं, जिसको मन जी उठा के ले जाते हैं। अभी भी सब डर से चुपचाप रात को नहीं रहते हैं घर पे, बाहर घूमते हैं। जो कब उन लोगों को उठा के ले जाएगा। तो रात तो मिला जुला है उन लोग। रात में आप लोग घर पे नहीं रहते हैं, शांति नहीं है हमारा दिल में, सब समय डर रहते हैं हम लोगों के पास।
जो कब आ जाए पुलिस वाले उठा के ले जाए, सब तो मिला हुआ। लेकिन ये तो आपका अपना गांव है ना, आपका अपना घर है यहाँ पे। घर है तो क्या है, सब उनको है, जमीन है, घर है, सब कुछ है। हम यहाँ पैदा भी हुए हैं, दिल से अब डर लगता है जी हम संदेशखाली क्यों हुए हैं। तो कभी ममता दीदी से आप लोग बात नहीं किए? नहीं, वो तो अभी तक आया ही नहीं। हम उनको खराब नहीं बोल रहे हैं, हम उनको गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बहुत कुछ किया है उन लोगों ने, लेकिन देखना पड़ता है ना जिसको पास दिया है वो क्या कर रहा है। कभी नहीं देखा संदेशखाली को मुड़ के, कभी नहीं देखा। अभी इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है संदेशखाली में, अभी तक नहीं आया, पूछा भी नहीं जो उनकी माँ बेटी बहन कैसा है। गवर्नमेंट से 3 बार ये सैंक्शन हुआ है रोड बनाने के लिए, अभी तक बना नहीं। ये रोड अभी खराब पड़ा है, पैसा उठा लिया उन लोगों ने, खा लिया। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं टीएमसी की तरफ से, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई संदेशखाली को आरएसएस का गढ़ बना दिया है लोगों ने। झूठ बोल रहे हो, अगर वो सही बोल रहे हैं तो यहाँ आके बोले ना, ये सब झूठा है, यहाँ आके बोले हो ये गलत है, नहीं आएगा वो। आप लोग ममता दीदी को समर्थन करते थे पहले? हाँ करते थे, करते हैं, अभी करते रहेंगे। लेकिन ये जो 3 आदमी यहाँ रखा है ये पूरा गलत है। इनकी बस चले तो संदेशखाली भेज देगा, ऐसी हालत है। मतलब जो आपको भरोसा था दीदी के ऊपर, वो भरोसा पूरा नहीं कर पाई वो? नहीं, आ ही नहीं रहा है तो कैसे भरोसा करें। यहाँ माँ बेटी शांति में नहीं है, तो एक लेडी होके तो देखना चाहिए ना संदेशखाली में कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। अभी तक नहीं आया। बड़ा बात इन्होंने कहा है कि भाई वो भी एक महिला है, एक महिला मुख्यमंत्री है, और यहाँ की जो माँ बेटी हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, कम से कम उनकी बात तो सुननी चाहिए। आप इधर आइए, आप भी कुछ बता रहे थे, क्या माहौल है यहाँ का अभी? যা বলেছে আমার ভাই একই কথা বলেছে, এখানে শান্তি নেই, মানুষ শান্তিতে বাস করতে পারছে না, আমরা बहुत কষ্টে আছি। जहाँ कुछ लोग अपना पूरा एक समझिए कि एक पूरे तरीके से राजशाही ठाठ के साथ रहते हैं और पूरे क्षेत्र पे उनका कब्जा है। अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो या तो उसकी गर्दन काट दी जाती है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। और अगर कोई महिला पसंद आ जाए तो आप समझिए इसी भारत के अंदर, इसी पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के संदेशखाली के नाश्तरपाड़ा के अंदर उन महिलाओं को कार्यालय बुलाया जाता है, कई ऐसी जगहों पे बुलाया जाता है जहां उनके साथ फिर गलत काम होता है, दुर्व्यवहार भी करते हैं महिलाओं से, गलत काम भी करते हैं। संदेशखाली के नाश्तरपाड़ा में हम मौजूद हैं, उसी वाटर पंप के बाहर जहां पे महिलाओं ने आरोप लगाया था कि इसी वाटर पंप पे जब वो पानी लेने आती थी तो शिबू हाजरा और उसके जो गुंडे थे, जो गुर्गे थे, वो उन्हें छेड़ते थे, उन्हें देखते थे, उन्हें प्रताड़ित करते थे और उसके बाद रात में फिर उन महिलाओं को पार्टी ऑफिस में बुलाया जाता था। ये जो आप पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यही वाटर पंप का पूरा एरिया है और यहीं से 100 मीटर की दूरी पे जो मैंने आपको बताया था कि शिबू हाजरा का पार्टी ऑफिस है, जहां पर शिबू हाजरा महिलाओं को बुलाया करता था, जो महिलाओं का आरोप है। और वो पार्टी ऑफिस कितनी दूरी पे है आप जरा देख के अंदाजा लगाइए। वाटर पंप खत्म होता है यहाँ से और उसके बाद देखिए ये पूरा एरिया है और ये नाश्तापाड़ा है। और यहाँ से आप देखिए बस ज्यादा नहीं, मुश्किल से 100 मीटर जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पुलिस की टीम भी बैठी हुई है पार्टी ऑफिस के बाहर। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने टोटो वाले भैया से थोड़ा धीरे चलिए। ये देखिए पुलिस बैठी हुई है और ये जो आप हरा रंग का बिल्डिंग देख रहे हैं, थोड़ा आगे चलिए, ये दरअसल पार्टी ऑफिस है शिबू हाजरा का। शिबू यहीं पे महिलाओं को इसी कार्यालय में बुलाया करता था, ये आरोप है महिलाओं का। और देखिए किस तरीके से शानदार इस पार्टी ऑफिस को बनाया गया है। अभी ये पार्टी ऑफिस पूरी तरीके से बंद है, यहाँ पे कोई नजर नहीं आएगा, आसपास भी कोई नहीं है, क्योंकि लोगों में अब दहशत आ चुका है, फरार है, कई लोग अभी बाहर भागे हुए हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति समझिए, क्या स्थिति रही होगी यहाँ की, कितने परेशान लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और इसीलिए बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि ये नो लॉ लैंड है। शिबू हाजरा का क्या रुतबा था, किस तरीके से शाहजहां शेख और शिबू हाजरा ने पूरे संदेशखाली पे कब्जा किया हुआ था। अगर ये तस्वीर आपको देखनी है, आपको समझना है, तो आपको नाश्तापाड़ा के आसपास के पूरे इलाके को समझना पड़ेगा। ये पोल्ट्री फार्म था जो आप देखिए टूट चुका है, चारों तरफ सिर्फ आपको इसके अवशेष मिलेंगे, जो खपड़े थे वो टूट चुके हैं। महिलाओं ने जिस तरीके से उनके ऊपर प्रताड़ना हुआ था, जो आरोप लगा रही हैं वो, जब ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची तो उनके अंदर एक विश्वास जगा कि शायद अब वो वक्त आ गया है जब वो इसके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। और उन्होंने आकर यहाँ पे
आरोप ये लग रहा है कि तोड़फोड़ की है। लेकिन आप इस पूरे जगह को देखिए और देख के जरा समझिए कि ये कितना बड़ा एरिया में ये पूरा का पूरा पोल्ट्री फार्म फैला हुआ है। बताया जा रहा है ये जिला परिषद की जगह है, सरकारी जमीन है, यहाँ पे कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल अपना कोई भी काम नहीं कर सकता है। लेकिन रुतबा इतना ज्यादा है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं ये नो लॉ लैंड है। ये जरा देखिए, सरबेरिया में हम मौजूद है, ये शाहजहां मार्केट है और ये शाहजहां वही शख्स है जो कि संदेश खाली, जो कि काफी ज्यादा अभी चर्चा में आया था, इस संदेश खाली में जो पूरा विवाद हुआ है, जहां पे ईडी के ऊपर अटैक हुआ था, ये उसी की मार्केट है, ये उसका घर है। और जरा देखिए कि लोग यहां आने से भी जो है वो डरते हैं, लोग यहां आते नहीं हैं। मतलब आप समझिए कि ये दहशत का आलम है कि आप यहां पे जो हम खुद कैमरा माइक लेकर बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम दूर से ही शूट कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठ करके शूट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने हमें ये बताया है कि भाई अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है, इसीलिए संभल के रहिएगा। आप समझिए देश में अभी भी ऐसी जगह है जहां पे इतना डर हो, इतना दहशत हो कि आप बाहर निकल के बात नहीं कर सकते, बात नहीं रख सकते। उनको बुरा लगा तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिंद्र के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नौ भारत, पश्चिम बंगाल। और चलिए आगे बढ़ते हुए देश की कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं सिर्फ 1 मिनट के सेगमेंट में। तमिलनाडु के विरुधुनगर में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ। एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हो गया, जिससे हादसे के वक्त काम कर रहे कई मजदूरों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम स्टालिन ने मृतकों के परिवार को 3-3 लाख और घायलों को 1-1 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शनिवार को अंडर कंस्ट्रक्शन पंडाल गिरने से हड़कंप मच गया। हादसा गेट नंबर 2 के पास हुआ। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कल बड़ा हादसा हुआ। जखीरा फ्लाईओवर के पास पटेल नगर दया बस्ती सेक्शन पर एक मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद यहां पर हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद रेलवे फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने एक बार फिर दुनिया में अपना परचम लहराया है। देश के सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो गई है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से इसरो ने इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग की। मौसम सैटेलाइट इनसैट 3DS को GSLV F-14 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट का उद्देश्य धरती की सतह और समुद्री ऑब्जर्वेशन पर स्टडी को बढ़ावा देना है। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के किशनगंज में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बार फिर से निशाना साधा है। कई बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असदुद्दीन ओवैसी ने घेरा है। तो AIMIM चीफ ने किशनगंज के डगरुआ में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें ओवैसी ने कहा कि वो लोकसभा चुनाव में PM मोदी को रोकने का काम करेंगे। ओवैसी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने बिहार में NDA की सरकार बनने पर लालू तेजस्वी दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन जो है उसकी वजह से ही बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा हमारे वतन अजीज भारत का वजीर आजम मोदी ना बने, और इंशाअल्लाह ताला हम हर चीज जो मुमकिन है जमहूरी तरीके में दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर हम बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकेंगे। अगर हम 3 सीट लड़ते हैं 2019 में तो मोदी 306 कैसे जीत गया? सोचो आप थोड़ी देर के लिए। 3 सीट मजलिस लड़ती है और पूरे देश में मोदी 306 जीत गया। बिहार के 40 सीट में सिर्फ 1 सीट बचा पाते, बाकी का सब NDA जीत जाती है। पूछो आप इन लोगों से, गठबंधन के लोगों से, तो बोलेंगे ओवैसी जिम्मेदार। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों अगर आज मैं डगरवा में खड़े होकर कह दूं कि लालू ने मोदी से सेटिंग की, लालू ने मोदी से बातचीत करके नीतीश को और RSS को बिहार के हवाले कर दिया, बताओ क्या जवाब दोगे उसका? तुम समझते हो कि जबान सिर्फ तुम्हारे मुंह में है? अरे जबान तुम्हारे पास होगी जो बिकी हुई है। मगर मैं आज कह रहा हूं कि क्या
तेजस्वी और लालू जिम्मेदार नहीं है बिहार में बीजेपी को लाने के लिए। कोई बाबरी मस्जिद का नाम लेने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में मैंने खड़े होकर कहा बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बताओ क्या किया मैंने? बताओ, यही तो तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी दुआएं हैं कि हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट में। मगर डॉक्टर साहब किसका इलाज करेंगे जो खुद मरीज बने हुए हैं? बढ़ते आगे, अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा का एक बार फिर से 2 हफ्ते पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुसलमानों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। तौकीर रजा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, किस बात की माफी मांग रहे हैं, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मौलाना तौकीर रजा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों को भड़काते नजर आ रहे हैं। बेईमानी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो, तुम जनगण मन करने वाले लोग हो, कुफ्र पढ़ने वाले लोग हो, तुम योगा करने वाले लोग हो, तुम सूर्य नमस्कार करने वाले लोग हो, तुम पर कुफ्र आयद नहीं होता है। सारे कुफ्र का ठेका मैंने लिया हुआ है। तुम लोग देखो, अपने गिरबान में झांको कि तुमने कितने कुफ्र किए हैं। वीडियो करीब 2 हफ्ते पहले का बताया जा रहा है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा लोगों को भड़का रहे हैं, घरों से बाहर निकलने की अपील कर रहे हैं। तमाम मदरसों में ये पाबंदी आने वाली है कि आपको अपने मदारिस में रामायण पढ़ानी पड़ेगी। अगर तुम लोग नहीं निकले, साहिब ईमान होने का सबूत नहीं दिया, तो कल बहुत खराब हालात होने वाले हैं। इसलिए आपको निकलना पड़ेगा। इस वक्त भी ना निकले तो तुम मर जाओ, इससे बेहतर है। इस वीडियो में आगे तौकीर रजा माफी मांगते भी नजर आ रहे हैं। जाने अनजाने कोई गलत जुमला या शरई गिरफ्त वाली बात हो गई, जाने अनजाने मुझसे कहीं कोई गुनाह हुआ है, मैं अपनी तमाम गलतियों और तमाम गुनाहों से तौबा करता हूं और सिर्फ दिल से माफी मांगता हूं। अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करे। बताया जा रहा है कि 9 फरवरी के कार्यक्रम से पहले मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिरफ्तारी देने की घोषणा की थी। इससे पहले उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से घरों से बाहर निकलने की अपील की थी। ये भड़काऊ बयान उसी अपील के दौरान का हिस्सा है। और आगे आपको तमाम और भी बड़ी खबरें दिखाएंगे। अगली खबर है तमिलनाडु से, जहां पटाखे की फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है। 10 लोगों की जान इसके चलते चली गई है। मामला तमिलनाडु के विरुधुनगर का है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरुधुनगर में हुए इस हादसे पर शोक प्रकट किया है। साथ ही मुआवजे का ऐलान किया गया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि हादसे में मारे गए मजदूरों के परिजनों को आखिर कितना मुआवजा मिलेगा। क्या है पूरी स्टोरी, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। आशियाने उजड़ गए, घरौंदे बिखर गए, पूरा इलाका तहस नहस हो गया, क्योंकि एक बार फिर जश्न मनाने का सामान जानलेवा साबित हुआ। जी हां, इस बर्बादी की वजह है पटाखा। वही पटाखा जिसके जरिए जश्न मनाया जाता है। देखिए इसने कितने घरों को उजाड़ दिया है। ये तस्वीरें तमिलनाडु के विरुधुनगर की हैं, जहां पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें कई मजदूरों की मौत हो गई। ये पटाखा फैक्ट्री जिले के वेम्बाकुट्टई में मौजूद है, जिसके मालिक का नाम विजय बताया जा रहा है। विरुधुनगर में हुए धमाके पर पीएम मोदी ने दुख जताया है और मुआवजे का ऐलान किया, जिसके तहत मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा और घायलों को 50,000 की मदद देने की घोषणा की गई है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि विस्फोट फैक्ट्री के केमिकल मिक्सिंग रूम में हुआ। इस विस्फोट से फैक्ट्री के पास मौजूद 4 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं पटाखा फैक्ट्री जमींदोज हो गई है। बता दें कि इस हादसे में घायल हुए करीब 6 लोगों को शिवकाशी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।